Hello everyone, today we'll be studying about chemical reactions and equations. केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब हम जानते हैं तो उससे पहले हम कुछ सिचुएशंस हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो सिचुएशंस में हो क्या रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अभी है ना गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो गर्मियों में जब आप दूध को रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ना, तो दूध का कलर और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है या फिर दूध फट जाता है। आपने देखा होगा कि ग्रेप्स भी है ना अगर लंबे टाइम तक उनको अनटच्ड या फिर कहीं पे छोड़ दिया जाए तो वो फर्मेंट हो जाते हैं। जो हमारा खाना जो बनता है ये खाने का कुकिंग या फिर हम खाने को जब हम डाइजेस्ट करते हैं या फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं या फिर आपने कभी देखा होगा कि आपके घर पे कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ना वो बड़े शाइनी कलर का होता है, बट अगर उसको हम काफ़ी टाइम तक अनयूज छोड़ दें या फिर उसको एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर है उसके साथ में या फिर ह्यूमिड कंडीशंस के साथ में उसको अगर हम काफ़ी टाइम तक अनटच छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। उसका जो कलर है, जो उसका शाइनीनेस है या फिर उसका जो नेचुरल कलर था वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं कैसे वो अपनी कलर को चेंज कर रहे हैं, कैसे उनके अंदर जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है या फिर उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। तो यही सारी के जो चेंजेस हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली लाइफ में हम लोग इन सारे चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हमारे डेली की एक्टिविटीज़ हों वहाँ पे हम ये सारे चेंजेस को हम देख पाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे कि इनके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर, इन सब्सटेंसेस के अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उनको हम उनके अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व है उनके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, किन किन केमिकल्स की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अगर हम ऑन पेपर या फिर हम ऑन स्क्रीन अगर हम लिख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से लिख पाएंगे, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। सो वही हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं, कैसे केमिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे या फिर हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर सिंबल्स ऑल्सो। तो वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, उन केमिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है या फिर कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में लिंकअप करेंगे, कैसे वो एक हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, ये हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। और केमिकल इक्वेशन उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो केमिकल इक्वेशन में हम जानेंगे कि कैसे उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम ये भी जानेंगे कि जो एक हमारी केमिकल इक्वेशंस है जो इनको हम पेपर पे या फिर जब हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हमें हमेशा बैलेंस करके लिखते हैं, तो वो बैलेंसिंग कैसे होगी वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे केमिकल जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये भी हम जानेंगे इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद ये जो भी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फिर अगर हम इन जनरल अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ को बहुत बहुत जगह पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, बहुत जगह पे केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही दो यूजेस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में हम लोग ये दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं, इन दोनों चीज़ों से हम टैकल भी करते हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए हम क्या क्या करते हैं ये भी जानेंगे, और इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं या फिर ये है क्या एग्जैक्टली वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कभी भी जब भी कोई भी जो हमारे मेजोरिटी ऑफ सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, वो कोई ना कोई चेंजेस के थ्रू जाएंगे। तो मेजोरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट चेंज इन सम वे, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई तो चेंज आएगा। ठीक है, अब वो जो चेंज आ रहा है वो दो टाइप का चेंज हो सकता है, इधर इट कैन बी अ टेम्पररी चेंज और इट कैन बी अ परमानेंट चेंज। टेम्पररी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ फॉर सम ड्यूरेशन ओनली, यानी कि अगर थोड़े से टाइम के लिए अगर कोई चेंज आया है किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पररी चेंज। अब जो टेम्पररी चेंज है उसको हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं।
टेम्परेरी चेंज को हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज भी कहते हैं। तो यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर फॉर एग्जांपल उसका कलर चेंज हो गया है फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, और आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उसका कलर वापस से जो उसका ओरिजिनल कलर था वही हो जाता है, या फिर किसी की स्टेट चेंज हो गई है किसी भी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, मतलब कि वो सब्सटेंस जिस स्टेट में वो ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो वापस से थोड़े टाइम के बाद में अगर उसी स्टेट में आ जाता है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, टेम्पररी चेंजेस कहेंगे। ठीक है, और इनको हम फिजिकल चेंज भी कहेंगे। तो जो भी चेंजेस है, ठीक है, सम ऑफ दीज चेंजेस आर ओनली टेम्पररी, यानी कि जो भी थोड़े से टाइम के लिए टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस। अच्छा, अब जो टेम्पररी चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली वो हमें नया मटेरियल तो नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए, आफ्टर दैट वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस पहुंच जाता है जो भी सब्सटेंस हमने लिया था। ठीक है, सो दे विल नेवर गिव अस न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल इज नॉट क्रिएटेड एज अ रिजल्ट। ओके, तो जो फिजिकल चेंजेस हैं या फिर जो टेम्पररी चेंजेस हैं जो भी हमारे सब्सटेंस के हमने ऑब्जर्व किए हैं, उनमें हमेशा हमें कभी भी न्यू मटेरियल नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर न्यू मटेरियल नहीं मिल रहा है चेंजेस की वजह से, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। ओके, और न्यू मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज दे आर ओनली टेम्पररी इन नेचर। ओके, अगर सिर्फ टेम्पररी चेंजेस आ रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज है तो वहां पे कभी भी नया मटेरियल क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब इसी का टोटली अपोजिट क्या होगा, जब हमारे जो चेंजेस हैं, जो सब्सटेंसेस के अंदर जो हमारे चेंजेस आ रहे थे, वो क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए। ओके, तो अगर कोई भी सब्सटेंसेस है, ठीक है, अगर उसके अंदर परमानेंट टाइप ऑफ चेंजेस आ गए, ठीक है, परमानेंट टाइप ऑफ चेंजेस आ गए हैं, तो ये जो चेंजेस हैं, परमानेंट टाइप ऑफ चेंजेस जो हैं, वो क्या करेंगे, हमें हमेशा एक नया सब्सटेंस या फिर एक नया मटेरियल क्रिएट करके दे देंगे। ओके, परमानेंट का मतलब ही क्या है कि कोई भी चीज़ परमानेंट हो गई, यानी कि फिक्स्ड हो गई है। ठीक है, तो अगर जो भी चेंजेस आए हैं वो क्या हो गया है, वो फिक्स्ड हो गए, फिक्स्ड चेंजेस आ गए। तो अब क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था या फिर उसकी जो ओरिजिनल स्टेट, कलर, या फिर उसका जो ओरिजिनल नेचर जो था, उसने उसको क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, और वो जो चेंजेस या फिर जो उसके अंदर बदलाव आए वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो उनके फिक्स होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस है वो किसी और सब्सटेंस में क्रिएट हो जाएगा, या फिर हमें एक नया मटेरियल मिलेगा। ओके, सो जब भी परमानेंट टाइप ऑफ चेंजेस आएंगे तो न्यू सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड, नए सब्सटेंस हमेशा क्रिएट होंगे। और नए सब्सटेंस कैसे क्रिएट होंगे, व्हेन द रिएक्टेंट यानी कि जो सब्सटेंस हमारा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, या फिर जो सब्सटेंस हमारा पेरेंट सब्सटेंस होगा, ठीक है, और द पेरेंट। ओके, रिएक्टेंट और द पेरेंट वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आएंगे, लूजेज इट्स ओन आइडेंटिटी फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके तभी तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो जब भी कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी रिएक्टेंट अपनी खुद की आइडेंटिटी को लूज करता है, ठीक है, और खुद की प्रॉपर्टीज को लूज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, और वो हमें क्या देता है, एक डिफरेंट प्रोडक्ट दे देता है। क्या देता है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज परमानेंट चेंजेस, दीज चेंजेस आर परमानेंट, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस ऑल्सो। सो जो चेंजेस परमानेंटली आएंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होगा, हमेशा हमारा एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा, न्यू मटेरियल वुड बी क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट था या फिर जो हमारा पेरेंट था, वो अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देगा, वो अपने जो चेंजेस उसके अंदर जो आएंगे उनको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, और एक हमें न्यू सब्सटेंस और न्यू मटेरियल हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो टेम्पररी चेंजेस में क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, ये किसके अंदर होगा, टेम्पररी चेंजेस या फिर फिजिकल चेंजेस में। और केमिकल चेंजेस या फिर परमानेंट चेंजेस हैं तो वहां पे क्या होगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस
फॉर्म्ड। तो यानी अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर हमारे टेम्परेरी चेंजेस आ रहे हैं, फिर अगर हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसे जो चेंजेस हैं जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी चेंजेस बोलेंगे या फिर फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो गया है, फिर कोई न्यू मटेरियल क्रिएट हो गया है, ठीक है, पेरेंट ने अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी जो प्रॉपर्टीज थी उनको लूज़ कर दिया है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे जो चेंजेस आए हैं उनको हम बोलेंगे वो परमानेंट चेंजेस हैं, और उनको हम केमिकल चेंजेस भी कहेंगे। ओके अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, ये कैसे हुई है, मैंने अब जैसे हम केमिकल चेंजेस में हम देख रहे थे कि रिएक्टेंट या फिर जो पेरेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करके एक नए सब्सटेंस को क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है जहाँ पे पेरेंट या फिर एक रिएक्टेंट अपनी खुद की आइडेंटिटी को लूज करके और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट एक नया प्रोडक्ट बन सके, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ना, जब भी हमारा जो पेरेंट है या फिर जो हमारा रिएक्टेंट है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो पहले से बॉन्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर जो पहले से बॉन्डिंग है वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जितने भी पुराने रिश्ते हैं, जितने भी पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। ये आप ना अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, आप जैसे आपकी क्लास में ना हर साल हो सकता है कि कोई नया बच्चा आया है, ठीक है, वो आपकी क्लास में बैठेगा, आपकी क्लास के लोगों के साथ में फ्रेंडशिप होगी। सो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि ना मे बी एक न्यू एडिशन की वजह से एक नई केमिस्ट्री वहाँ पे बन जाती है, ठीक है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, थोड़े से ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे। या फिर वैसे ही जैसे आपके घर में भी आपके रिलेटिव्स होंगे या फिर आपके घर में कोई न्यू एडिशन हुआ है, किसी का बर्थ हुआ है या फिर किसी की डेथ हुई है, तो उससे क्या होगा कि कुछ जो बॉन्ड पहले से एग्जिस्टिंग थे, ठीक है, वो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और न्यू रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रही हैं। तो ये जो न्यू रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रही हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है अगर हम केमिस्ट्री में देखें। तो यानी कि जब भी ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे तो वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ए केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स और पेरेंट आर ब्रोकन, यानी कि इसका मतलब क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स जो थे, रिएक्टेंट हमारा पेरेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए हमने ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अकर्स, केमिकल रिएक्शन कब होगी, व्हेन बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन, यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स जो है, जो पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है वो टूट जाए, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये जो नए सब्सटेंसेस या फिर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कब बनेंगे, जब नए बॉन्ड्स बनेंगे हमें। ओके, सो हाउ वुड दे बी फॉर्म्ड, बाय new bonds being formed. Old bonds are broken, new bonds formed. Okay, old bonds are broken and new bonds are formed. ठीक है, एंड ऑफरिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली जब न्यू बॉन्ड्स बने हैं, न्यू रिलेशनशिप्स बनी है, न्यू फ्रेंडशिप आई है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो होंगी, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए हैं, तभी तो वो न्यू रिलेशनशिप बनी है, तभी तो वो न्यू बॉन्ड्स बने, तभी तो हमारी नई फ्रेंडशिप बनी है। तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस हमारे अंदर आए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर जो चेंजेस हैं उन्हीं की वजह से तो वो सारे जो नई चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। तो ये हमेशा क्या देंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देंगी हमारे पेरेंट या फिर जो हमारा जो रिएक्टेंट था उससे। ओके, अब ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं कि अच्छा ये चेंजेस आए हैं, तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम बता पाते हैं कि अच्छा ये स्पेसिफिक चेंजेस अगर हम किसी के अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो उन चेंजेस में से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, सो मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर कहीं पे भी चेंज इन कलर होता है, ठीक है, अगर कलर में चेंज आ गया है, किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी मटेरियल का कलर चेंज हो गया है,
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आयरन को अगर हम काफ़ी टाइम तक अगर एनवायरनमेंट के साथ में एक्सपोज, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ में एक्सपोज छोड़ देते हैं, ह्यूमिड कंडीशंस में छोड़ देते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वैसे ही आपने सिल्वर के ऊपर भी कोटिंग देखी होगी कि सिल्वर ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कोटिंग होती है या फिर ये जो कलर में चेंज आ रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो जब भी किसी भी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम उससे क्या कंक्लूड करेंगे कि ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, सेकंड इज चेंज इन स्टेट। ओके, चेंज इन स्टेट। अच्छा, चेंज इन स्टेट कब हो रही है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि है ना, वाटर को देखा, वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है आपको। अच्छा, पहले तो ये चीज़ भी पता होगी, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि टोटल स्टेट्स जो होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या फिर लिक्विड को कभी कभी हम एक्वस भी बोल देते हैं। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस जो स्टेट है, इनके अंदर ये इंटरचेंजेबल स्टेट्स है। ओके, फॉर एग्जांपल हम वाटर को देखते हैं, तो वाटर लिक्विड स्टेट में अगर वो है तो वो क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है। अगर वही सॉलिड स्टेट में पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइस बोल रहे होते हैं। और अगर वो गैशियस स्टेट में है तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे? वेपर्स बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये जो स्टेट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो वेपर से लिक्विड में आया, लिक्विड से सॉलिड में गया, ठीक है, या फिर सॉलिड से लिक्विड में आया, लिक्विड से वेपर बना, या फिर गैशियस स्टेट में गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो अपनी स्टेट्स चेंज कर रहा है। तो अगर वो स्टेट चेंज कर रहा है तो वहाँ पे एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर हो रही होगी। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्टेट में चेंज होगा तो वहाँ पे भी क्या होगी? एक केमिकल रिएक्शन होगी। तो अगर देर इज़ अ चेंज इन स्टेट, अगर हम कहीं पे भी चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व करते हैं, देन ऑल्सो वी कंक्लूड कि देर इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्सटेंस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट कर पा रहा है। जैसे आप मिल्क का एग्जांपल ले लीजिए। मिल्क क्या है? जब हम गर्मियों में बात कर रहे थे तो जब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वो फट जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्दियों में बात करते हैं, सर्दियों में रूम टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा कम होता है, लोअर होता है, तो वहाँ पे वो फट नहीं रहा है, या फिर उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है, फिर उसका जो टेस्ट है वो नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मिल्क के अंदर जो चेंज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उसका क्या होगा? उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, वो बिटर हो जाएगा, फट जाएगा। दूध का फटना है ना, गर्मियों में दूध फट जाता है अगर रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी क्या कंक्लूड करेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। देयर इज ए केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। एंड द लास्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पे भी गैस इवॉल्व आउट हो रही है, कहीं से गैस निकल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई सी 2 चीज़ों को मिक्स किया और उनकी वजह से एक गैस वहाँ से सीक्रेट आउट हो रही है, फिर इवॉल्व हो रही है वहाँ से, तो वहाँ से भी हम क्या कंक्लूड करेंगे कि दैट देयर इज ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है या फिर कहीं से गैस इवॉल्व हो रही है तो वो भी क्या बताएगा हमें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं ये हमें क्या बता दिए, जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमें बताते हैं। अगर ये 4 पॉइंट हम कहीं पे भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हम ये 4 पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो उससे हम बेसिकली क्या कंक्लूड करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है? कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जब भी अब जरूरी नहीं है कि चारों के चारों पॉइंट वहां पे हो रहे हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। तो अगर हम इन चारों में से कोई भी पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं तो हम उससे क्या कंक्लूड करेंगे कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हमने जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का एक नया प्रोडक्ट देता है। ठीक है, यानी कि जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, उसकी वजह से हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा और वो नया प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होगा।
ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन थी। लेकिन अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अब हमें आंसर्स भी लिखने हैं, हमें उसको ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर एक बेसिकली उसका नाम भी लिखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन में अच्छा क्या हुआ, कौन कौन से रिएक्टेंट्स थे, वो कैसे रिएक्ट किए, उन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ऑन पेपर उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर के बनना जो है या फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलके वाटर बनाते हैं तो वो भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस द प्रोडक्ट ऑफ H2O दैट इज वाटर। ठीक है, तो जब ये दो प्रोडक्ट्स या फिर दो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और हमें एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमें रिप्रेजेंट जिस तरीके से कर रहे हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब कई बार हम क्या होता है कि ना इनका पूरा नाम लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ठीक है, टाइम कंज्यूम होता है, पेपर के अंदर हमारे पास में टाइम भी थोड़ा कम होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको जल्दी से लिखना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारे वर्ड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स हमने डिनोट कर रखे हैं। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हमने उन सबको क्या कर रखा है, सिंबल्स दे रखे हैं, उनके निकनेम दे रखे हैं। आपने भी अपनी क्लास में है ना, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको आप है ना नाम से शायद जानते होंगे, लेकिन क्या होता है, उनकी निकनेम से आप जल्दी पहचान जाते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में कई बार ऐसा होगा कि है ना दो नाम के आपके फ्रेंड्स में भी होगा कि है ना दो सुरेंद्र हो गए, दो हिमांशु हो गए, तो आपने उनको क्या कर रखा होगा, निकनेम्स दे रखे होंगे, आप निकनेम से उनको ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वैसे ही जो भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उन सबको हमने क्या कर रखा है, सिंबल्स दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H सिंबल है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन से सब्सटेंस के लिए, कौन से एलिमेंट के लिए क्या सिंबल है। ठीक है, तो उनकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उनके सिंबल से जब हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ। ओके, so chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में यूज हुए, जो एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके सिंबल्स को जब हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑन पेपर जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल्स के साथ में, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन विद द सिंबल्स और फॉर्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखो दोनों रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट्स का भी, दोनों के सिंबल्स हम वहां पे लिख रहे हैं और उनके साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस रिएक्शन को, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब इसमें दो रूल्स होते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन को लिख रहे होते हैं तो इसके अंदर कुछ दो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंपल से रूल्स हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, यानी कि जो हमारे पेरेंट है, जिससे हमारा न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमारे ओरिजिनल स्टेट थी मैटर की या फिर सब्सटेंस की, ठीक है, उनको हम हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, तो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज मेंशन्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन या फिर किसी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे होंगे तो जो रिएक्टेंट्स हैं या फिर जो पेरेंट है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस जो था जिससे हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करके या फिर अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करके जो नया प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप नीचे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके अंदर हमने रिएक्टेंट्स जो है हमारे, उनको यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखे हैं, हमारे रिएक्टेंट्स लिखे हैं। रिएक्टेंट्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, यहाँ पे सोडियम लिया है एंड क्लोरीन लिया है। ओके, तो ये हमारे क्या है, पेरेंट हैं या फिर रिएक्टेंट्स हैं जिनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। ठीक है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको हमेशा हम कहाँ पे लिखेंगे, दैट इज ऑलवेज रिटन ऑन टू द राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड पे जैसे यहाँ पे लिखा भी है प्रोडक्ट,
ओके जो राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी गई है दैट इज ऑलवेज अवर प्रोडक्ट या फिर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो मिल के या फिर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होके वो जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करके जो एक नई डिफरेंट प्रॉपर्टीज का आपको सब्सटेंस मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और वो प्रोडक्ट हमेशा हम कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे। ओके सो ये दो रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे, और राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na ये क्या है, सिंबल फॉर सोडियम। ओके Cl जो है हमारा दैट इज सिंबल फॉर क्लोरीन। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट क्या थे, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, और उनके सिंबल्स को हमने सिंबल्स के साथ में उनको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो यहाँ पे ये जो है सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या दे रहे हैं हमें, सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो किससे की है हमने, सिंबल्स के साथ में। तो ये जो Na+Cl जो इनके सिंबल है, Na+Cl मिलके हमें क्या दे रहा है, NaCl, ठीक है। ये किससे दे रहे हैं हमें, उनके सिंबल से। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन, जहां पे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को दिखा पा रहे हैं। एंड दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन। ओके केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में अब आपको क्लियर हो गया। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की, उसको ही हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, जहां पे हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, कैसे केमिकल्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को हम लिख पा रहे हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर से ही हैं, उनको हम देख लेते हैं, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें एक नया वर्ड आया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंसिंग ये आपने अभी पढ़ी नहीं है, आप नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग को आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप सिर्फ किस पे फोकस करो कि हमें क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है हमें, केमिकल रिएक्शंस लिखनी है जो कि हमारी हो रही है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन से हम क्या, केमिकल इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। तो हमारी पहली क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्टर है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H। क्लोरीन हमने पिछले में भी देखा था, पिछला जो हमने एग्जांपल देखा था, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है हमारा, Cl। ओके क्लोरीन का सिंबल क्या होगा हमारा, Cl। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो हमें एक प्रोडक्ट दे रही है। हमारे क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे तो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स है। दीज आर आवर रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है, दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। ओके सारी रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का सिंबल Cl, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका सिंबल क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके आप देख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, ये देखो पहले का आंसर यही है, H+Cl गिव्स अस HCl। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या है, इसकी बैलेंसिंग है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अब ये जो नंबर्स है उनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, वो हम जब आप बैलेंसिंग पढ़ लेंगे तो आप इन नंबर्स का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आप बता पाएंगे कि नंबर्स क्यों यूज हो रहे हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पे फोकस करें कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हमें क्या दे रहा है, HCl दे रहा है। तो एक केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। वैसे ही नेक्स्ट वाली जो है वो अब आप शायद खुद भी कर पाएंगे। ये क्या है हमारा, बेरियम
क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का बेरियम का सिंबल क्या होता है हमारा, Ba। क्लोराइड का हमने देखा ही Cl, ठीक है। तो BaCl प्लस एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा हमारा, Al। सल्फेट का SO, सल्फेट आयन होता है जो उसमें सल्फर और ऑक्सीजन होता है, तो SO4, ठीक है। सल्फेट का क्या हो जाएगा, SO4। तो BaCl प्लस Al2SO4, ठीक है। ये हमें क्या देगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये देखो, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट में हम क्या है, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है वो जो कि इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन का सिंबल H ओनली। ओके, तो ये हम जानेंगे, ये हम देखेंगे कि ये कैसे बैलेंस हो रहा है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट हाँ, ये इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हमने केमिकल इक्वेशंस में उनके सिंबल के साथ में जब रिप्रेजेंट किया तो उनको कैसे लिख रहे हैं वो आप इस चीज़ से सीख सकते हैं।